अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हाफिज़ हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ हारून पॉडकास्ट। आज जिस ख़ातून के साथ में मौजूद हूँ, जिस बाहिम्मत ख़ातून के साथ में मौजूद हूँ, इनकी जो स्टोरी है ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह अगर आप परेशान हैं, अगर आप बिल्कुल हार गए हैं, थक हार के बैठ गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, तो इनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस स्ट्रॉन्ग उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस उज़मा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस उज़मा, सबसे पहले वैसे ज़्यादातर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आपकी स्टोरी का पता है, लेकिन फिर भी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप अपनी स्टोरी का बताएं कि कैसे आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, परेशानियों ने घेरा, आप कैसे उससे निकली, तमाम तफसील। जी, जैसा कि सारे लोग ही जानते हैं मेरी लाइफ की जर्नी, कि हम गांव से लाहौर आए थे और लाहौर आके हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी उसमें बड़ी स्ट्रगल थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी और आपको पता है कि जॉब जो होती है वो पढ़े लिखों को ही मिलती है, अदरवाइज़ आप जो है ना वो जॉब नहीं कर सकते। तो मेरे अब्बू के साथ मैं एक फैक्ट्री के अंदर यानी कि मुझे जॉब मिली क्लिपिंग की। वो गारमेंट्स की कंपनी थी और वहाँ पे धागे काटने का काम मुझे मिला, जो कि पढ़े लिखे लोग भी करते थे लेकिन ज़्यादातर मेरे जैसे अनपढ़ ही करते थे। तो वो धागे काटने से सफ़र ये स्टार्ट हुआ और आज मैं आपके सामने हूँ। तो धागे काटने का सफ़र ये था कि मैं अब्बू के साथ जाती थी और उस टाइम वैन का किराया 2 रुपये होता था और मेरा और अब्बू का 4 रुपये डेली आने का और 4 रुपये जाने का, 8 रुपये किराया लगता था। तो हमने सोचा कि हम ये 8 रुपये बचाएंगे। ये 1998 की बात है। तो अब 8 रुपये बचाने कैसे, हमने उसका एक सोल्यूशन ढूंढा, यानी कि हर जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन भी होता है। जी, ऐसी बात है। तो वो आपके ऊपर होता है कि आपने उसको कैसे जो है वो हैंडल करना है और कैसे उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो हमने पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। यानी कि जो हमारी जॉब की प्लेस थी वो हमारे घर से 2 घंटे के फासले पे थी। अच्छा। पैदल। हाँ जी। वैसे वैन में तो तकरीबन हमें आधा पौना घंटा लगता था, लेकिन वैसे जो थी वो हमारी प्लेस जो थी वो 2 घंटे के फासले पे थी। तो हम सुबह अगर 8 बजे हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती थी तो हम 6 बजे घर से चल पड़ते थे और 8 बजे वापस पहुंच जाते थे पैदल। फिर वहाँ से शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी, 7 बजे घर आते थे। जो 8 रुपये बचते थे उसकी हम सब्ज़ी वगैरह लेके आते थे, अम्मी को ला के देनी, और अम्मी भी घर में छोटे छोटे से पीस मिलते थे, यानी कि ये मेरी 4 उंगलियां, इससे भी कम 3 उंगलियों जितनी चौड़ाई थी जो एक पीस उनको मिलता था। तो मेरा छोटा भाई यानी कि साइकिल पे लेके आता था काफ़ी किलोमीटर दूर जाके, तो मेरी अम्मी उनको सब पीसों को जोड़ के तो एक रज़ाई बनाती थी। यानी कि वो पीस पता नहीं कितने जोड़ने पड़ते थे, वो 20-25 जाके फिर एक रज़ाई वो तैयार होती थी और उसके उस टाइम 4 रुपये मिलते। अच्छा। तो मेरी अम्मी घर में बैठ के ये काम करती थी, मैं अब्बू के साथ जाती थी। फिर आहिस्ता से अल्लाह ने बाजू पकड़ी तो उन्होंने कमेटी वगैरह जो है ना वो डाली और उसके बाद हमारी कमेटी निकली। कुछ हमारा गांव वाला घर था वो हमने सेल किया, तो हमने एक छोटा सा घर बना लिया। 2000 तक हमारा घर बन चुका था, यानी कि 2001 में हम अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। 3 सालों में हमने ये स्ट्रगल की और साथ हमने अपना गांव का घर सेल किया और कमेटी डाल दी। उसके बाद फिर 2005 में जो है ना वो मेरी शादी हो जाती है और 2005 तक मैंने डिफरेंट जगह पे जॉब की अपने अब्बू के साथ मिलके। तो अब्बू तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, 9 माह पहले जा चुके हैं, लेकिन उनके साथ मिलके जो स्ट्रगल की वो आज भी मुझे याद है। अच्छा, तो आपकी एक और स्टोरी थी आपके हस्बैंड के रिलेटेड, जो आपके पिछले हस्बैंड थे कि उन्होंने आपको छोड़ दिया था। जी। तो उसके बाद फिर आपने दूसरी शादी की। उसके बाद आपके जो दूसरे हस्बैंड थे आपने उनकी भी फिर दूसरी शादी करवाई, तो वो क्या स्टोरी थी? मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए थे बिना बताए। उन्होंने मुझे कोई डाइवोर्स नहीं दी थी, कोई तलाक नहीं दी, वैसे ही वो बिना बताए छोड़ के चले गए। असल में हुआ ये था कि उन्होंने मेरी अम्मी अब्बू का घर सेल कर दिया था। अच्छा। छोटा सा घर था, वही जो हमने बड़ी मुसीबतों से बनाया था, वो उन्होंने घर सेल किया और उसके बाद जो है ना वो हमें बेयारो मददगार एक रोड के ऊपर छोड़कर चले गए। तो बाद में फिर मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई नौकरी नहीं थी मेरे लिए, तो जो उनके जाने के बाद मैंने पहली जॉब की थी वो एक स्वीपर की। एक स्कूल के अंदर मैं जो है वो सफाई करती थी, आया थी उसके। मुझे इसमें बताने में कोई भी ज़रा भी जो है ना वो शर्म नहीं आ रही कि मैं अपनी स्वीपर की कहानी सुना रही हूँ। मुझे प्राउड फील हो रहा है कि एटलीस्ट मैंने मेहनत की थी। तो मैं स्वीपर थी और उसके बाद फिर
मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 2008 से। मैंने मैट्रिक किया 2009 में, मैंने मैट्रिक किया और 2009 से 2018 तक मेरी एमफिल की डिग्री कंप्लीट हुई। मैंने एमबीए एमफिल किया और इस दौरान बीकॉम पार्ट 2 में थी, तो फिर मेरा दोबारा निकाह हुआ। ठीक है। वो जिनसे हुआ वो मेरे से छोटे भी हैं एज में और अनमैरिड भी थे। ठीक है। तो मैं मैरिड थी, एक बच्चे की माँ थी, तो मुझे ना कहीं मेरे दिल में खलिश रह जाती थी कि इसके अरमान भी पूरे होने चाहिए। तो उस वक्त इन्होंने हम पे एहसान किया, मुझसे निकाह करके मेरे बच्चे को मुझे एक्सेप्ट किया। फिर मैंने भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चली, यानी कि मैंने उनके साथ मिलकर बड़ी स्ट्रगल की। हमने मेडिकल स्टोर बनाया, मैंने उनके साथ, फिर उनको पैरालाइज हैमरेज हो गया, वो कोमे में चले गए। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा उनको ज़िंदगी दी, फिर हमने दोबारा स्ट्रगल स्टार्ट की। फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, टांग फ्रैक्चर हो गई, तो फिर भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, यानी कि मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती रही। आखिरकार मेरी जो डिग्री थी वो कंप्लीट हो गई और मुझे जॉब मिल गई। तो जॉब के बाद जो था ना, वो 2 माह हो गए थे मुझे जॉब करते हुए, तो इनकी टांग टूट गई। फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और उसके बाद मैंने अपना जो है इनके साथ मिलकर दोबारा मेडिकल स्टोर को चलाया। ये बेड पे आ गया, 8 महीने फिर बेड पे रहे। जब पैरालाइज हुआ, जब भी 1.5 साल बेड पे रहे, तो मैंने दोबारा से फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, और इसमें मेरा कोई कमाल भी नहीं कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की। ये है रहमत अल्लाह की और अल्लाह का फजल है। जब तक अल्लाह का फजल और रहमत ना हो, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जो मर्जी कर लें, आप भी किसी भी काम में कमाल और अपनी महारत नहीं दिखा सकते। तो अल्लाह की रहमत हुई, अल्लाह का करम हुआ। अल्लाह को जो है वो शायद मेरी कोई अदाब पसंद आ गई, तो अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़ा। उनकी शादी की जो बात है वो ये थी कि मैं बीमार हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। अभी भी आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं तो इस कदर मुझे दर्द हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ना शादी कर लें, क्योंकि मेरा एक बेटा पहले और फिर अल्लाह ने मुझे इनमें से एक बेटी दी। तो मैंने कहा आप एक बच्चा और हो जाएगा, चलें अल्लाह खैर करेगा। तो वो कहते नहीं, मैंने नहीं करनी शादी, ये मान नहीं रहे थे। खैर काफ़ी मैंने इनको मनाया, फिर उसके बाद ये मान गए। तो फिर मैंने इनकी खुद शादी की और मैं इनकी बारात खुद लेके गई थी। वलीमे में भी शमूलियत मैंने इख्तियार की और मेहंदी में भी। और जब मैं बारात ले गई तो मेरे घर वाले बड़ा परेशान हुए थे, मेरे अब्बू को अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो उस दिन बड़ा अफसरदा हुए थे कि इसकी क्या किया, इतना बड़ा दिन कर लिया, खुद चली गई। उसके बाद जब शादी हो गई तो फिर नेक्स्ट डे वलीमा था, तो मेरे बूढ़े मेरे भाई को भेजा, एक सरप्राइज दिया कि दोनों बहनों को घर ले आओ। अच्छा। यानी कि उसको भी अपनी बेटी बनाया और हम दोनों को घर लेके आए। मेरे बू ने उसको वेलकम किया, उसको सलामी दी और मेरी अम्मी ने भी और दावत की। और फिर जितनी देर वो जिंदा रहे, अब उनकी शादी को तकरीबन 3 साल होने लगे हैं, तो मेरे बू तकरीबन 2 साल तक तो जिंदा रहे हैं। तो 2 साल तक मेरे बू ने जो है उसको बेटी से कम दर्जा नहीं दिया। अच्छा। यानी कि मेरा बाद में पूछा है, पहले उसका पूछा। पहले मेरे अब्बू ने कहा कि कौसर का क्या हाल है, कौसर का क्या हाल है। फिर अल्लाह ने उसको बेटा दिया और उसके बाद जब उसका वो छिलाना आया, फिर मेरी अम्मी, मेरा भाई, हम उसको लेने गए क्योंकि उसकी अम्मी नहीं है। तो ये भी फ़र्ज़ निभाया मैंने, उसको जाके लेके आए। फिर मेरे सारे घर वालों ने, मेरी बहन भाइयों ने, सब ने बच्चे को भी सलामी दी। तो पूरे दिल से उसको कबूल किया और आज तक उसकी तरफ से ना मैं कभी लड़ी हूँ ना वो कभी लड़ी है। मैंने उसको हमेशा डांट लिया क्योंकि मैं उसको बहन बना के लेके आई थी। तो छोटी बहन होने के नाते मैंने, सौतन के नाते से नहीं, छोटी बहन होने के नाते मैंने उसको काफ़ी दफ़ा डांटा है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको चीज़ गलत सही बताऊँ। तो आज तक अभी तक तो खैर उनकी तरफ से मेरी तरफ से कोई लड़ाई नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी सही चल रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने दिल को समझाने वाली बात होती है और अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको थोड़ा सा इंसान जो है वो पॉजिटिव सोचे तो ऐसा कोई भी मसला नहीं। अगर आपकी लाइफ में, दोनों मियाँ बीवी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप ऐसा तरीके से बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, जो भी मैंने उनकी शादी की है तो इसमें कोई मजाकिया नहीं है, मैंने कोई गलत मैसेज नहीं दिया, मैंने बाकायदा उनका जो है वो निकाह करवाया है। तो इसमें मेरे आने को बुरी बात में इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है। जी। तो मेरे ख्याल से वैसे जो आजकल हमारा माशरा है, इसके अंदर ये एक वाहिद यूनिक चीज़ हुई कि एक बीवी ने अपने शोहर की दूसरी शादी करवाई, वो भी पूरी खुशी से खुद बारात लेके गई, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और मैं आप पिछले दिनों एक बात काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, आप रजब बट फेमस फैमिली व्लॉगर उनके पास गई और मुझे वैसे उस बात का क्लियर पता नहीं है, तो अगर आप ऑडियंस को बताएं क्या हुआ था,
क्या वो मामला था जिसमें मतलब कि काफ़ी यूट्यूब टिकटॉक भरा हुआ था उस चीज़ से? हाँ जी, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी, लोगों ने नेगेटिविटी में फैलाने की कोशिश की थी। असल में मैं उनके घर पे गई थी, मैं उनसे ना मार्च से रब्ता कर रही थी, तो मेरा रब्ता नहीं हो रहा था। फ़ोन ही होता है ज़रिया कि आप उनको इंस्टा पे रब्ता करें या फ़ोन पे, तो रब्ता नहीं हुआ। तो मैंने कहा हम जाते हैं, उनसे कहते हैं कि इंटरव्यू दें अपना, वैसे यानी कि लाइफ जर्नी के बारे में, और तो कुछ भी नहीं था। तो मेरे नाम से एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अच्छा। और मैंने कहा उसके लिए ना जितने भी फेमस लोग हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, एक मैसेज भी जाएगा तो हॉस्पिटल जल्दी तामीर हो जाएगा। तो मैं इस वजह से उनके घर पे गई, लेकिन मैंने जाके वहाँ पे कोई बात नहीं की। मैंने कहा भाई आप मुझे इंटरव्यू दें। उनकी अम्मी से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम ना सफ़र के बाद आपको इंटरव्यू देंगे। तो मैं वहाँ से वापस आ गई। उनका जो एटीट्यूड था वो लोगों ने देखा। आपको पता है कि पब्लिक जो होती है वो बड़े ध्यान से बड़ी चीज़ें देख रही होती है। तो मेरे दिल में वैसे दुख तो था। जब मैं वापस आई तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, सफ़र के बाद रब्ता कर लें। उस टाइम मुहर्रम थे। और मैंने 3 दिन के बाद देखा कि उनका एक पॉडकास्ट आया है और वो इस्लामाबाद जाके उन्होंने दिया। तो इस बात पे मुझे दुख हुआ। तो फिर एक इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास आया, जैसे आप आए तो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने उनको बताया ये, और उन्होंने वो वायरल कर दी, कंट्रोवर्सी चली। फिर उन्होंने खैर एक गलत बात भी की मेरे बारे में आके। इंस्टा पे वो लाइव आए और उन्होंने आके लाइव कहा कि काफ़ी यानी कि बेहुदी सी बात थी कि मैं इसको डेट पे मिलता किसी कैफ़े में। इस तरह तो अच्छी बात नहीं थी, इस तरह किसी बहन बेटी के बारे में बात करना। चले वो उसका फेल था। फिर मैंने उसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाई अपने कैमरामैन के साथ, और मैंने उससे कहा कि भाई अगर हमारी तरफ से कोई बात हुई तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आप गुंडा टाइप लोग हैं और आप जो है वो लोगों को मारपीट भी करते हैं लोगों के साथ। आप यानी कि आपके पास पैसा है, फेम है, तो आप उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ज़िंदगी में कभी नज़र भी आ जाएंगे तो हम वो रास्ता ही छोड़ देंगे, दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। तो मैंने किसी किस्म की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं फैलाई थी। मैं सिर्फ जस्ट उनका एक इंटरव्यू लेने गई थी, जो कि मुझे बहुत भारी पड़ा। लोगों ने इतने थंबनेल लगा दिए कि स्ट्रोक उसका को करारा जवाब मिल गया, रजब भट्ट ने करारा जवाब दे दिया, इस तरह। तो सारे लोग जो है ना, आपको पता आजकल नफसी का दौर है, फितने का दौर है, दजाल यही है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोपोगंडा और सोशल मीडिया, जब आप फेमस होते हैं ना तो फिर लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं किसी तरीके से वो भी फेमस हो। तो बड़े तरीके हैं फेमस होने के। आप अच्छा काम करके भी फेमस हो सकते हैं। मैं पिछले 3.5 साल से काम कर रही हूँ, तकरीबन मुझे 3.5 से 3.25 साल हो गए हैं। मैं हमेशा अबाए में आती हूँ, इंटरव्यूज़ करती हूँ, जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की और अभी भी स्टिल मैं कर रही हूँ। तो अभी मेरे नाम से एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसके लिए जो भी फेमस पर्सनैलिटी, मैं उनसे कहती हूँ कि आप जो है ना वो इंटरव्यू दे दें। अब आप लोगों ने मेरे से रब्ता किया, मैंने आपसे कहा कि मुझे इतने पैसे दें तो मैं इंटरव्यू दूँगी। तो मैंने आज तक कभी, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रही हूँ, तो मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने का। और इंटरव्यू मेरा मैंने जिसको भी दिया, मैंने ये भी नहीं पूछा कभी कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, अब मुझे जो है कि इतने सब्सक्राइबर पे मैं तो आपको इंटरव्यू नहीं देती। मैंने 50 सब्सक्राइबर वाले को भी इंटरव्यू दिया और लाखों में सब्सक्राइबर थे उनको भी दिया, मिलियंस में लोगों ने व्यूज़ दिए लोगों ने। यानी कि ज़ाहिर इससे इनकम, हर बंदा इनकम कमाने के लिए आया हुआ है, ऐसी बात है। तो अगर आपके पास फेमस आप हुए हैं और आप व्लॉगिंग करते हैं या आप कोई भी क्रिएटिविटी है या आप एंकर हैं, जो भी आपकी कोई लाइफ की जर्नी है, अगर वो अच्छी है आपकी जर्नी, तो आपको लोगों को बताना चाहिए ताकि इससे कोई मोटिवेट हो। और दूसरा ये है कि एक कार खैर, यानी कि एक इंसानी जान, माँ जो है उसकी जान बचाना अव्वलीन फ़र्ज़ है। माँ जो है उससे जो है मुआशरा तश्कील पाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है ये गायनी का हॉस्पिटल है। अच्छा। और ऐसी जगह पे बनने जा रहा है फूल नगर भाई फिर, जहाँ पे ज़चगी के दौरान माओ की डेथ हो जाती है, वहाँ पे रेफर टू लाहौर किया जाता है। तो उसके लिए मैंने लोगों से कहा कि जितने भी फेमस लोग हैं वो 1 रुपया दें। मैंने ये नहीं कहा 1 लाख दें, 1,000 दें, 10 रुपये दें, 5 रुपये दें। मैंने कहा 1 रुपया दें, सब मिलके उस हॉस्पिटल के लिए 1 रुपया दें। अगर 1 रुपया नहीं दे सकते तो आप मेरी वीडियो को देख के पूरा आगे शेयर कर दिया करेंगे। वो भी नहीं आप कर सकते तो आपकी लाइफ की कोई स्टोरी है तो आप मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो आप सारी दुआ कर। इतने सारे मैंने ऑप्शन बताए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे वैसे आपने बता तो दिया है आपका फलाही काम भी आप काफ़ी करती हैं। इसको एक तो हॉस्पिटल हो गया,
इसके अलावा भी क्या क्या आपने काम किए हैं? सिलाई सेंटर भी है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे इस टाइम तकरीबन जो है ना वो 3 सिलाई सेंटर है। अच्छा, माशाल्लाह। एक पत्तों की में है, एक शेखुपुरा में है, 2 इधर लाहौर में है। तो एक जो है हमने दोनों का कंबाइन किया है यहाँ, ठीक है जिस तरह आप आए मैं यहाँ। जी। अब तक 700+ खवातीन बच्चियों को सिलाई सिखा के उनको घर बिठा दिया गया है, वो अपना रोजगार कमा रही है। तो आप किसी एक की जिंदगी बदल देना, सारी जिंदगी वही आपको दुआएं काफी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड फील नहीं कर रही, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये अल्लाह का करम है। फिर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ने मेरे से काम लिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्लड में बहुत काम किया। अच्छा। लोगों को घर बना के दिए, उसके बाद राशन में वहाँ पे लेके गई। दरिया सिंध में मैं खुद उतरी जाके, वहाँ पे मैंने ये तोनसा से आगे वो हवा डगरवाड़ी एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया, वहाँ पे मैंने बहुत काम किया है। मेरे भाई 3 महीने उधर ही रहे थे। उसके अलावा मैं डेली मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी की हेल्प करूँ। इस दफ़ा अभी जो ये प्लांटिंग हो रही थी, तो इस दफ़ा मैंने 2700 प्लांट्स का प्रोजेक्ट खुद मैंने, मेरे साथ एक बाजी मिली थी, हमने मिलके कंप्लीट हो गया, कंप्लीट किया। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद मैं जो है वो अभी एक स्कूल का प्रोजेक्ट्स किया है। एक गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ पे बड़े गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं। अभी भी शायद आपको लेफ्ट साइड पे नोटबुक्स नज़र आ रही है, ये मैंने उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट से आगे किए हैं। और उसके अलावा मैं यानी कि मेरी कोशिश होती है, एक मैंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया था, एक दिन में मैंने 35 लाख इकट्ठे किए सबकी मदद से। और माशाल्लाह से भाई ठीक है, उनकी बहन ने उनको डोनेट किया था और उनकी बहन की अब शादी भी हो गई है। तो जहाँ तक हो सके हमें ना किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, और वो इंसान ही क्या जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज, इस्लाम ये कहता है। तो आप कोई ऐसा काम करके जाएं जिसका सदका जारिया आपको मरने के बाद। तो बेसिकली मैं तो अपनी कब्र की तैयारी कर रही हूँ कि जब मैंने कब्र में उतरना है, अल्लाह ताला ने मुझसे पूछना है कि मैंने आपको ज़िंदगी में एक मकसद के लिए भेजा था, तो आप क्या करके हैं। बाकी जो है मैं चली अकेली थी, आप सब लोग मिलते गए तो काफ़ा बन गए। ठीक हो गया माशाल्लाह। आपने बिल्कुल ठीक बात की। जब बंदा ऐसे काम करता है तो दुनिया में कोई रिस्पांस मिले ना मिले, आखिरत में रिस्पांस मिल ही जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई अजर मिलता है। अच्छा, इसके अलावा माशाल्लाह आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूवर्स आते हैं आपको। इसके अलावा भी आपका कोई बिजनेस है अपना? मैंने अभी छोटा सा जो है ना तकरीबन 1.5 के महीना हो गया अबायास, क्योंकि मैं खुद अबाया पहनती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि औरतें अबाया पहने। अच्छा। अबाया में बंदा कंफर्टेबल होता है, बिल्कुल पर्दा होता है, और आप जो है वो अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट जैसे चारों तरफ से फील करती है। मैंने अबाया का और कपड़ों का छोटा सा काम स्टार्ट किया, थोड़े से पैसों से, स्मॉल से अमाउंट मैंने वो भी उधार ली और स्टार्ट किया। तो अबायज है मेरे पास और जो है वो कपड़े हैं। तो ये मेरा छोटा सा बिजनेस अभी 1.5 माह हुआ है, अभी मैंने स्टार्ट किया है। इसमें जो मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं, जो नाज़रीन सुन रहे हैं, वो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। इसका जो है ये मैंने स्टार्ट नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पता है चैनल चला रही हूँ, 2 चैनल है, एक उज़मा की दुनिया मेरा और एक स्ट्रॉन्ग उज़मा। तो मैं इसके ऊपर काम नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने क्यों काम स्टार्ट किया है ताकि हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बन जाए। अपने लिए बंगले गाड़ियों के लिए मैंने नहीं किया, मैंने ये सारा जो है प्रॉफिट इसके अंदर से वो हॉस्पिटल और सिलाई स्कूल के लिए किया। अच्छा, दुआ करें। अब हमारा इंशाल्लाह ये फर्स्ट वीक जो है नवंबर का, इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। तो फिजिकली जो विजिट करना चाहता है, अगर किसी को फेक लगे तो फिजिकली मैं एड्रेस बता रही हूँ, ये है बाईफेरू फूल नगर, बुल्ले शाह रोड, लतीफ़ गार्डन के अंदर ये स्ट्रॉन्ग उज़मा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आप फिजिकली जाके वहाँ पे 1 ईंट दे सकते हैं, 1 किलो सीमेंट दे सकते हैं, बजरी दे सकते हैं, मिट्टी दे सकते हैं, जो आपकी इस्तात है वो दे। वो इसलिए कि मुझे नहीं दें, सदका का खैरात आपने मुझे नहीं देना, आपने अपनी आखिरत के लिए अपने अल्लाह को देना, उस हॉस्पिटल को देना। तो ये हॉस्पिटल मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ इसके साथ नाम जुड़ा है। हॉस्पिटल ये आप सब लोगों, जी बिल्कुल ऐसे, आप सब लोगों की जिम्मेदारी कि आपने इसे कैसे कंप्लीट। जी इंशाल्लाह व्यूवर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप अपना सदका जारिया समझ के इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। 1 रुपया, हाँ 1 रुपया, वो 1 रुपया एक जो भी आपने क्या है वो आप कर सकते हैं। बाकी तो इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि आपने जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया अल्लाह आपको उसमें मज़ीद तरक्की दे और इसको कंप्लीट करवाए। अच्छा, बस आखिरी सवाल मेरा ये कि हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं आजकल, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के जी, तो थक हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, ख़वातीन जो होती हैं ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है जी, जो मेरे ख्याल में हमारे मर्द हज़रात है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं। अच्छा, वो जल्दी से हिम्मत आ जाता है। यानी कि अगर बात की जाए तो वैसे वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन
अगर बात इमोशनल ये अटैचमेंट की आए ना, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी औरत को अल्लाह ने मजबूत बनाया। देखिए औरत एक मर्द को कितनी तकलीफ से पैदा करती है, फिर पूरे घर को लेके चलती है। आपके घर में जो है औरत जब आती है शादी हो गई, वो आपके अपने शौहर की खिदमत करती है, बच्चे पैदा करती है, उनकी परवरिश करती है, उनको पढ़ाती है, उनको प्रमाण चढ़ाती है, ठीक है, औरत जो है, और सारे काम करती है। अपने ससुराल अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो ससुराल वालों की सारों की बातें को लेके तो वो जो है ना सह जाती है सब कुछ। माँ जब बनती है तो फिर उसका एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो हिम्मत औरतें हार जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, कुछ हालात उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनको जो उनके भाई हैं, अगर भाई है, बाप है, शौहर है, तो उनको सपोर्ट करें, बिल्कुल कदम से कदम मिला के उनके साथ चलें और उनको थपकी दें कि आप जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। उनकी तजलील ना करें, उनको वही मुआशरे में मुकाम दें जो इस्लाम ने दिया है। उनको उनके साथ बदतमीजी नहीं करें, उनको मारे पीटे नहीं, उनके ऊपर जुल्म नहीं करें, प्यार से उनके साथ बात करें, गुस्से सलूक से पेश आएँ। और ख़वातीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर वो किसी न किसी वजह से हिम्मत आ रही है तो गिरी हैं आप, कई बार हम गिरते हैं, उठ खड़े हो जाएं, इस मुआशरे के सामने खड़े हो जाएं, कुछ करें। अगर आप पैरालाइज भी हैं, आपका दिमाग भी काम सिर्फ कर रहा है और आपका पूरा जिस्म जो है वो पैरालाइज है, फिर भी आपको कुछ सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। और मेहनत में अजमत है। अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि जो मेहनत करता है मैं उसको अपना दोस्त रखता हूँ। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती अगर उसका कर्म हो। अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकालें, किसी के बारे में बुरा मत सोचें, किसी की लेग पुलिंग मत करें, किसी के बारे में अगर आप बुरा सोचते हैं, किसी को चीट कर दें, तो धोखा ऐसी चीज़ है वो घूम फिर के वापस आपके पास एक दिन आ जाता है। ठीक है, हिम्मत करें। आपके पास फर्ज करें एक 500 रुपया है, फर्ज करें आपके पास 1000 रुपये का नोट है, आप थोड़ी सी 1 किलो बिरयानी पका के उसका कहीं स्टॉल लगा के पर्दे के अंदर रहेंगे, ठीक है, लगा के, तो आप उससे भी 500-700 रुपये डेली कमा सकते हैं जी। तो अगर आपके हालात घर के नहीं ठीक, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप किसी से 2000 रुपये उधार ले लें, 1000 रुपये ले लें, मेरे से 2000 ले लें, लेकिन अपना काम करें, अपना सिलाई सीखें, अपनी बेटियों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल सिखाएं, उनको कोई भी स्किल दें, ब्यूटी पार्लर की दें, सिलाई की दें या कंप्यूटर, कोई भी, लेकिन औरतों को प्रमोट करें, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक उभरता हुआ चेहरा है और पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस है। हमारी रियलिटी है, औरतों से मुआशरे तश्कील पाते हैं, हमारा मुआशरा स्ट्रॉन्ग बन सकता है अगर उसके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और लोग जो है वो दूसरों की घर में झांकने की बजाय अपना काम करें और लोगों की टांगें। बिल्कुल ऐसी बात है। एक दफ़ा दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने, आप भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे की तरह हैं आप। तो आपकी तबीयत भी ख़राब थी, फिर भी आपने नहीं मैं देखिए जो कमिटमेंट है जी, वो कमिटमेंट है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। तमाम जो हमने सवालात जवाबात लिए हैं उनकी राय आपने लाजमी देनी है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हारून को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। उससे भी अच्छा हो गया। Going also was a week and a half.